अब मेरे को ये बताओ, लास्ट क्लास में हमने रिएजेंट्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। बेसिक डेफिनेशन की थी, बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। टेस्ट मेरे सामने है, मेनली सारा टेस्ट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर है, ठीक है। और थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग वाला हिस्सा जो आप लोगों को पता है, जो जो जितना में टूट फूट बेसिक हुई। अभी तक आपके सारे टेस्ट किस पे हुए हैं? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे। कहीं मैंने वो चीज़ें नहीं पूछी सेकेंडरी टर्शरी के बारे में कुछ, कहीं मैंने प्लेनैरिटी के बारे में नहीं पूछा, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पूछा, जो आप ऑलरेडी जानते हो। तो टेस्ट में ये सारी चीज़ें आज आपकी निकलेंगी, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो अब मेरे सामने जो स्लाइड है उस पर आप लोग नोट करते करते समझ रहे होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स थे यहाँ पे एवरीवन की न्यूक्लियोफाइल्स थे? इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? या तो जिन पे हो पॉजिटिव चार्ज, या जिनके पास हो वेकेंट ऑर्बिटल, या इन दोनों में से कुछ नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। वेकेंट ऑर्बिटल में ऑक्टेट पूरी बात आ सकती है, बट लेट्स बी हाईली स्पेसिफिक। ये तीनों जगहों पर आपको क्या मिलता है? एक ऐसा स्पीशीज जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इच्छा या मजबूरी है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो अब मैं कहां से शुरू कर रही हूं आज की बात को? अगर मैं आपको ये रिएक्शन देके बोलूं इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, अमोनिया या H प्लस? H प्लस, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कह सकते हो। क्या इस पे कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? यस, इसका 1s पूरा खाली पड़ा है। तो दोनों ही बातें हैं। तो ये और ये आपस में अगर अगले चैप्टर्स में रिएक्ट करते हुए मेरे को मिले, या पिछले चैप्टर्स में रिएक्ट कर रहे थे, तब हम बात करते थे एक लुईस एसिड है, एक लुईस बेस है। ये लुईस बेस था, लोन पेयर डोनर। ये लुईस एसिड था, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो उसकी जगह अब क्या बोलूंगी? ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया एक बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। इस तरह से अब कोई मेरे से पूछता है, यहां से थोड़े अच्छे सवाल जिसमें आप गलती करोगे, NH4 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल? ये सवाल हैं ढंग के जो शुरू हुए, जो मैंने लास्ट क्लास में लिए नहीं थे, एंड में खराब ना हो जाए। तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या है? जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रोफाइल बना दो। बिल्कुल नहीं, मैंने ये कमिट ही नहीं किया हर वो चीज जिस पे प्लस चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है। नहीं, वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है, ये हमेशा बात है। कौन कौन सी चीजें इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं? इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन लविंग होने के लिए मेरे पास जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बिठाने की। ऐसे ही नहीं मैं इलेक्ट्रॉन्स को बुला सकती। तो मुझे बताइए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। ये 3 बॉन्ड्स बना दूं 3 हाइड्रोजन के साथ एवरीवन। और उसके बाद ये जो लोन पेयर था ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के किसके साथ चला गया? H के साथ। नाइट्रोजन का 2s और 2p ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती थी, 2s2 2p3। 3 हाइड्रोजन ने आके 3 और शेयर किए, क्या बन गई? 2s2 2p8, फुलफिल्ड ऑक्टेट फिल्ड। खाली ऑर्बिटल है, जगह कहां है इसके पास? ऑल्दो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बट क्या इसके पास स्पेस है अकोमोडेट करने का लोन पेयर? नहीं। सॉरी, 2p8 क्यों लिख दिया? माय बैड, 2p6। आज तो होंगी गलतियां मुझसे, मैं पहले ही एक्सेप्ट किए हुई हूँ, ठीक है, ओके। एनीवेज, तो यहां पर आपके पास ऑक्टेट पूरा हो गया एज वेल। मतलब ऑक्टेट पूरा होने का मतलब उसको जरूरत नहीं है, और वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, मतलब एक्सेप्ट करने की जगह ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? तो समस्या कहां आनी है? पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी कोई चीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो आपको समझ आ गया इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या शर्तें चाहिए? ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और आप इलेक्ट्रोफाइल बना दो? नहीं, अब ध्यान से सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ जगह हो तब। तो यहां से अब थोड़ा सा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके पास जेईई नीट में इस पे क्या क्वेश्चन आएंगे? क्या ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं? नहीं। अगर नहीं आता है मेरा आंसर। क्या ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं? तो भी सोचती हूं मैं। तो पहली चीज, क्योंकि अभी अभी किया है, तो आपको पता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या? ऑक्टेट पूरा होने के साथ साथ उसके पास जगह भी नहीं है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। होगा पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज किसी और वजह से। किस वजह से? पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से। वो पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंसी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसीलिए बोथ ऑफ देम आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कैन यू एक्सप्लेन दिस कि क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों के पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? नो वेकेंट ऑर्बिटल। इनके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल, खाली जगह, स्पेस, कुछ भी लिख सकते हो, है ही नहीं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। तो इलेक्ट्रॉन लविंग कैसे हुआ? उसकी पहले जगह तो बनाए, वो है ही नहीं इसके पास। देन ये सुनिएगा और अपनी गट फीलिंग से रीजन दीजिएगा। मेरा रीजन जो भी है क्या सेम थिंग मैं H3O+ के साथ लगा सकती हूँ? H3O+, यहां सोचना, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही। और मुझे बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा ऑर्गेनिक में कोई चीज, कोई चेंज, कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता तो हम अक्सर एरो के ऊपर ऐसे क्रॉस लगाते हैं। आप यूं क्रॉस देखेंगे ना एरो के ऊपर, तो जो आप कह रहे थे वो पॉसिबल नहीं है। तो वाई हाइड्रोनियम आयन H3O+ इज नॉट बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल? कैन एनीबडी गेस क्यों नहीं कर रहा है? ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 2 हाइड्रोजन थे, उन्होंने आके क्या कर दिया इसको 2p6, ऑक्टेट फुल। और ये प्लस चार्ज का मतलब क्या है? इसका जो लोन पेयर है 2s2 वाला, वो किसको कोऑर्डिनेटेड है? एक और प्रोटॉन जो उसके सामने आया हुआ है उसको। पॉजिटिव चार्ज का मतलब खाली जगह नहीं थी यहाँ पे बाई चांस। पॉजिटिव चार्ज का मतलब था इसका लोन पेयर किसी ने इससे ले लिया शेयरिंग में। तो इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल बचा नहीं। 2s फुल, 2p फुल, 2d होता नहीं। तो नो वेकेंट ऑर्बिटल, या इन शॉर्ट ये क्यों पॉसिबल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि मतलब इसको इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजती भी हूं, स्पेस कहां है इसके पास? जगह कहां है रखने की? तो इसको क्या बोलूंगी मैं? इस पे स्पेस ही नहीं है। कोई वेकेंट ऑर्बिटल बोल देगा इसके पास स्पेस ही नहीं है टू अकोमोडेट दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ कैन ही बिहेव और शी बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल? अगर मेरे पास स्पेस नहीं है तो आई एम नॉट अ गुड इलेक्ट्रोफाइल, आई कैन नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं बिहेव कर सकता। क्यों? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग बॉन्ड, सॉरी अच्छा गैस है। मैं एक बार ना फिर भी बना देती हूँ, जो लोग समझ ही नहीं पा रहे हो बात को उनके लिए। Why it cannot behave as न्यूक्लियोफाइल? आप बता सकते हो कि मैम न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, आपने गलत लिखा है, वो भी बता सकते हो। आई एम जस्ट वेटिंग कि क्या आपका इन्वॉल्वमेंट आता है। ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं बिहेव कर पाया। न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? ये सोचो। जब लुईस एसिड बेस पढ़ रहे थे तो बार बार क्या बात करते थे? इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। तो कॉन्जुगेट एसिड के लिए आपको क्या सोचना पड़ता था? ये खुद क्या बन रहा होगा? बेस। पहले बेस बिहेव करवाते थे। सेम अगर मैं ये कह रही हूं इसको न्यूक्लियोफाइल बिहेव करवाना शुरू तो करो, सोचो तो न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपना लोन पेयर किसी को देना पड़ेगा। लेट्स थिंक, अगर ये दे दे तो इसका क्या घिस रहा है? क्यों लिखा है क्रॉस क्रॉस क्रॉस? तो न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए इसको अपना लोन पेयर फिर किसी और को देना पड़ेगा। तो हाइपोथेटिकली सोचते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो बना ही हुआ है। तो मैं रब करूंगी इसको, लेकिन बताऊं कि दिमाग में क्या आना चाहिए। एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता, क्या प्रॉब्लम थी? एक और H+ ले आओ, आप ले आए जी। ये आया इसके पास, इस पे पहले कितना चार्ज था? एक प्लस। जब ये H+ आएगा, इससे लोन पेयर मांगेगा, इसका चार्ज तो न्यूट्रलाइज्ड, इस पे क्या चार्ज आएगा? एक और प्लस। 2 पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऑलरेडी जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तुम उस पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये कोई इलेक्ट्रॉन के लॉस से थोड़े आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। कैल्शियम को पॉजिटिव भी तो होता है, ये वो वाला चार्ज थोड़ी जो इलेक्ट्रॉन के लॉस से आ रहा है, टोटल लॉस से, आयोनिक बॉन्ड नहीं। ये क्या है? पहले से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो एक और पॉजिटिव क्यों लेगा अपने ऊपर? इस सब्जेक्ट में आप सबसे पहली चीज आज से जो शुरू कर देंगे सुनना थोड़ी देर बाद, चार्ज मतलब सिरदर्द, कोई नहीं लेना चाहता। इट्स अ बिग हेडेक फॉर एनी एटम। तो उसके पास पहले ही चार्ज है,
पहले ही डेफिशिएंसी है, वो पहले ही दुखी है कि मेरा एक लोन पेयर किसी ने ले लिया, तुम उसको एक दुख और दे रहे हो, नेचर अलाउ नहीं करेगा। इट कैनॉट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियस लविंग नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव चार्ज लविंग हो नहीं सकता, क्योंकि पहले ही पॉजिटिव चार्ज से परेशान बैठा है। ये क्वेश्चन आसान नहीं होता अटेम्प्ट करना, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब तो फ्लो में मान जाते हैं, बट जब 4 ऑप्शन आते हैं ना, इनमें से कौन कौन सा सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर सकता है, या 10 दे दिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रोफाइल्स, तो उसमें 10 में से 5 है इलेक्ट्रोफाइल की, 4 हैं कि 2 हैं, वो थोड़ा थॉट प्रोसेस आती है। तो आज का मुद्दा यही है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल चुनना आ जाए, न्यूक्लियोफाइल चुनना आ जाए। तो अब आपके पास H3O+ भी हो गया, सेम तरह से काम किया है NH4+, NR4+ या H3O+, दोनों में सेम प्रॉब्लम है, जगह है नहीं तो हम इलेक्ट्रॉन लविंग भी नहीं हो सकते हमारे पास, और हम जगह के अलावा हम पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव लविंग न्यूक्लियोफाइल भी नहीं हो सकते। क्लियर है सबको ये बात? एक बार ये जितनी भी चीजें होंगी आपकी कॉपी में नोट होनी कंपलसरी है। नो बुक, नो टेक्स्ट बुक विल डील विद दिस। ये डायरेक्ट किसी दिन अचानक 4 में से एक ऑप्शन में आएगा। हम पिछली काफी देर से MS चौहान से क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, एक नहीं ढंग का क्वेश्चन मिला मेरे को MS चौहान में कि मैं अपनी DPP में डलवा दूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, और जो आज के जितने भी टॉपिक हैं। इतनी देर बैठ के हमने खा ली MS चौहान, हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, इतने बचकाने हैं जो क्लास नोट्स के अंदर है। इसके ऊपर क्वेश्चन एक पूरा आए तो अगले डालें, इसके ऊपर क्वेश्चन पूरा नहीं आता। किसी एक ऑर्गेनिक क्वेश्चन में 4 जो स्टेटमेंट होंगी उनमें से कोई एक स्टेटमेंट अचानक तुमको ये मिल जाएगी, H3O+ कैनॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो वो पूरा डेडिकेटेड एक क्वेश्चन तो मैं शीट में डाल नहीं सकती, है ही नहीं मेरे पास। फिर भी हमने डालने की कोशिश की है 1-2, बट स्टिल ये जो पूरा अभी चल रहा है ना चैप्टर, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन मेजर मिल नहीं पाएंगे। ज्यादातर मेजर क्वेश्चन अगले चैप्टर या 12th में मिलेंगे, क्योंकि अकेले टॉपिक पे एक क्वेश्चन नहीं बन पाता। ये डायरेक्ट डेफिनेशन हम पूछना नहीं चाह रहे, उतना लो स्टैंडर्ड आता नहीं। सो अब आपके पास ये आज के बाद क्लियर होना चाहिए, कोई मर्जी चीज आपको पकड़ा दे, आप ढूंढ सको वो न्यूक्लियोफाइल बन सकती है कि नहीं, इलेक्ट्रोफाइल बन सकती है कि नहीं, गलती का चांस अभी रहेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे चल सकती हूँ? ओके। अब मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने फिर लाऊंगी और आपसे पूछूंगी आपकी गट फीलिंग, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगी। मुझे ये बताइएगा, मुझे देखना लास्ट क्लास किस किस को याद है, जब तक बाकी लोग नोट कर रहे हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन है, C+C, वो क्या बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? अनसैचुरेशन है, C+C, वो क्या बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? वो न्यूक्लियस, हाँ C+C, डबल बॉन्ड तो 2 सेम कार्बन में ही है। मैं अनसैचुरेशन ही बोल रही हूँ, मैंने भी डिफरेंट एटम नहीं लेके आई। अनसैचुरेशन अगर है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में C+C या C+C, उसका मतलब क्या है? 2 कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का क्राउड मौजूद है। इलेक्ट्रॉन्स का क्राउड मीन्स नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास थी। नाउ ये मुझे बताइए, क्योंकि मेरा टेस्ट आज प्रॉपर इसी पे है। Can everyone suggest me this is a nucleophile? Why? Assertion reason. Why? Because 4 electrons are accumulated between 2 carbon only. तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है भी तो क्या ही कर लेगा, अकेला पड़ा हुआ होगा न्यूक्लियोफाइल। तो आपको भी मैं किधर लेके जाने वाली हूँ थोड़ी देर बाद। अगर आप लोग न्यूक्लियोफाइल पहचानना सीख गए तो अगला टारगेट, अगला सवाल जो आने वाला है रिएक्शन बेस्ड, वो ये आएगा, एक बहुत बड़ा कंपाउंड दूंगी, राइट? अब तो तुम्हें कोई भी कंपाउंड दे दो, IUPAC नॉमेनक्लेचर ने तुमको आदत डाल दी, और तुमसे पूछूंगी एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, किधर अटैक करेगा? आप मुझे जवाब क्या दोगे अगली क्लासेस से? न्यूक्लियोफाइल सेंटर ढूंढो मैम। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है? ये सारे कंपाउंड को इग्नोर करके ये इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ इसके पास पहुंचेगा। This is how we are going to use these concepts in next chapter. तो अगले चैप्टर में ये मेरे को रिएक्शन चाहिए, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, एल्केन, सबके रिएक्शन ढेरों आने हैं। वहां पहला सवाल होगा फाइंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन दिस मॉलिक्यूल, क्योंकि अब मैं इलेक्ट्रोफाइल भेज रही हूं। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल को, ऑपोजिट अट्रैक्ट।
आपको अब काम ही यही है आज से इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स लोकेट करने हैं। आज से लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होने तक आप सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढते जाएंगे, रिएजेंट टिकाते जाएंगे, इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर एन, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रिच हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो वो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल क्यों हुआ? न्यूक्लियस लविंग। क्योंकि भाई मैं नेगेटिव चार्ज में इतना रिच हूं, मेरे को पॉजिटिव चार्ज चाहिए। सेंटर भी वही होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन। सेंटर वही है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यही दो कार्बन है। कुछ भी तुम ले आओगे अगले चैप्टर में एल्कीन पे, इसके अलावा कुछ देखा तो हम डांट मारेंगे। तुमने देखा ही क्यों? डबल बॉन्ड के होते हुए किसी को देख ही क्यों रहे हो तुम? यही तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में ट्रेन किया, डबल बॉन्ड है तो उसी को देखो। तो ये कोई आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए नहीं किया, आगे पूरी ऑर्गेनिक के लिए किया। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, तुमने कुछ और देख लिया तो वैसे ही मतलब छोड़ ही दो, राइट? तो यहां पे ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढना मेरा अगले 1.5 महीना काम ही यही है अब, कि अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढ पाए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढ पाए, रिएजेंट अटैक ढूंढ पाए, तो अगले साल की ऑर्गेनिक की रीढ़ की हड्डी तो तैयार हो गई। फिर तो रिएक्शन रखनी है बस, ठीक है? सो इसी तरह से अब आपकी गट फीलिंग देखते हैं, आपका सोच देखते हैं, और जो जरूरी नहीं है अभी सही हो, इट्स जस्ट बिगिनिंग। बट ऑर्गेनिक इतना लॉजिकल है, इतना लॉजिकल है कि आप लोग बिना पढ़ाई सोच के मेरे को जवाब दे पाएंगे, बहुत लॉजिकल है। आज के बाद की क्लास में तो मेरी आवाज कम आएगी और आपकी ज्यादा आएगी, क्योंकि अब आप लोग फर वाली स्टेज पे आ जाएंगे। इट्स प्योरली लॉजिकल। मुझे बताइए, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढ सको तो वो दे दो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढ सको तो वो दे दो, दोनों ढूंढ सको तो वो दे दो, या ये बता दो मैम पॉसिबल नहीं है, एनीथिंग। डबल बॉन्ड वाला, वो दोनों सेम कार्बन में अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तब मैं उसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोलती हूँ। ये डिसिमिलर है सिंगल बॉन्ड। एक सेकेंड, एक और सवाल पूछती हूँ, धैर्य। सबसे कमजोर बॉन्ड इस पूरे में कौन सा है? हु टोल्ड यू? डबल नहीं, ये भी तो 2 बॉन्ड है बेटा। कौन सा है? उसमें भी तो 2 बॉन्ड है, 1 और 2। ना 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 ना, जो मैं पूछ रही हूँ उसी लाइन पे चलो, मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं पूछ नहीं रही, उसी लाइन पे सोचना है। बॉन्ड नंबर 1 2 3 4, इंटीजर टाइप ऐसे बहुत मिलेंगे अब तुमको, इधर और बना दिए तो मैंने 5 6 7 भी कर देती। 1 2 3 4। सिया, कौन सा बॉन्ड तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से उठा के लाके दूं? पाई बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड पॉसिबल, मोस्ट लेबाइल बॉन्ड। ये न्यूक्लियस और लेटरल ओवरलैप से बनता है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रोकने वाला कौन है? इनके बीच में कोई न्यूक्लियस है? नहीं। सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, 2 न्यूक्लियस ने रोक रखा है उसको। पाई बॉन्ड किधर जाता है? हवा में। रिएजेंट आया सपोज एल्कीन को अटैक करने, वो इधर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड पे पहुंचे उससे पहले तो उसको इतना बढ़िया क्लाउड दिख जाएगा, वो उसको अटैक करेगा। ऊपर और नीचे, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, दो साइड से अटैक पॉसिबल है। तो बहुत मोबाइल बॉन्ड है, बहुत लेबाइल बॉन्ड है, बड़े आसानी से टूटने वाला बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको देख के इधर आया, या कोई भी रिएजेंट किसको देख के इधर आया? यहां पाई बॉन्ड। अब पहले सवाल का जवाब हमने समझा, कौन सा बॉन्ड सबसे कमजोर। जो बॉन्ड सबसे कमजोर टूटेगा तो वही। भाई इस साल तो मेरे को एक ही काम करना है इस चैप्टर में, बॉन्ड कौन सा टूटेगा और कौन तोड़ेगा। प्रोडक्ट तो अगला चैप्टर है, तो प्रोडक्ट की साइड तो मैं जाने भी नहीं वाली। मुझे ये बताइए, इस बॉन्ड के टूटने के बाद कौन से सेंटर्स खड़े होंगे और कहां? ये बॉन्ड टूटेगा तो टूट के किसके पास जाएगा? कार्बन के पास कि ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन के पास। तो मैं आपसे सच में पूछ नहीं रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो मैं आपसे इंटरेक्शन करवा रही हूं, राइट? तो सिर्फ आपकी जबानी आज टॉपिक निकलवाने की कोशिश है। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, कोई आ रहा है, अटैक होगा, टूटेगा, टूट के किसके पास जाएगा? वेरी वेल डिसाइडेड, ऑक्सीजन। किसी ने बोला भी था ऑक्सीजन ने खींच रखा है अपने पास, यस। पहले ही बंटवारा तय है। अगर पाई टूटा, देखो बॉटल में भर के तुमने ये एल्डिहाइड रख रखा है, टूटेगा नहीं पाई बॉन्ड। उस बॉटल का ढक्कन खोल के उसको ऑक्सीजन या एयर कोई भी चीज उसको अटैक करने की पहुंच गई, सबसे पहला और आखिरी काम क्या होगा? पाई बॉन्ड टूट जाएगा। हम तो सबसे कमजोर है। टूटते ही नेगेटिव किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे। तो अगर ये टूटेगा, और ये टूटना तय है, ये नहीं टूटेगा, उसके लिए बचाने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। ढक्कन बंद रखो, धूप में मत लेके आओ, उसको एयर के एक्सपोजर से बचाओ, ब्राउन कलर की बॉटल्स में सेव करो, लाइट ना जाए। क्यों? अगले का पाई बॉन्ड टिकना नहीं है और तुम ऊपर से धूप ले रहे हो, उसको रोशनी दे रहे हो, वो टूट जाएगा।
लॉट्स ऑफ केमिकल्स लिखा होता है, उनको डार्क ब्राउन बॉटल में स्टोर कीजिए, उनको नेक तक भरी, ऊपर हल्की सी हवा है बॉटल में तो वो हवा ही काम कर देगी। तो यहां पर ये बॉन्ड टूटना तय है, टूटते ही ये पूरे पूरे चार्जेस आ गए। जब बॉन्ड पूरा टूट गया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। ये कौन सा सेंटर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक। ये कौन सा सेंटर जनरेट हुआ, न्यूक्लियोफिलिक। बोथ। जब भी तुम्हें पाई बॉन्ड दो डिसिमिलर के बीच मिलेगा तब दोनों सेंटर्स होंगे कंफर्म्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। लेकिन थोड़ी देर पहले जो चल रहा था इसमें कैसे तय हो सकता है किस पे जाएगा, नहीं तय हो सकता। इसीलिए इसमें ये सिर्फ एक ही रोल प्ले कर पाया। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बंटवारा हो नहीं सकता, हम इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे बॉन्ड टूटेगा तो कहां जाएगा, कोई आए और बॉन्ड वो ले ले। तो किसी के लिए वेट किया गया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या बनाया, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। और यहां पे क्या था, डिसिमिलर के बीच ऑलरेडी तय था, मैं न्यूक्लियोफाइल बनने वाला हूं, मैं इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला हूं, ऑलरेडी डिसाइडेड विद इन मॉलिक्यूल विद म्यूचुअल कोऑपरेशन। डन। अब आप मेरे को जवाब देना शुरू कर पाएंगे, अब एंड ही हो रहा है टॉपिक का। तो कैन आई राइट, एक सेकंड माधव, कैन आई राइट इट कैन बिहेव एज बोथ, राइट? ये बिल्कुल सही है, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। यस हाँ, ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज आया वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ये आपका अपना अब काम कॉपी में खुद लिखना है। मैं नीचे दिखा देती हूँ क्या लिख रखा है मैंने, ये तो समझाने के लिए मैं करती हूँ। और ये आपके सामने, यस इट कैन बिहेव एज बोथ। तो इस पे आप लगा लीजिए नेगेटिव चार्ज, इस पे लगा लीजिए पॉजिटिव चार्ज। आज के बाद आपको 2 एरो ही नहीं बनाने पड़ेंगे, आप सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव लिखोगे, यहीं पे ई और एन लिख दोगे। एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड आपको मिलता है कार्बन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, आप क्या देखते हो, इसमें दोनों सेंटर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर दोनों सेंटर्स हैं। तो अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का काम मेरा हुआ पूरा। कुछ क्वेश्चंस कराती हूं और नए टॉपिक पे जाती हूं। एग्जांपल्स, जरूरी नहीं है सी डबल बॉन्ड ओ हो, इट कैन बी सी डबल बॉन्ड एस, इट कैन बी सी ट्रिपल बॉन्ड एन। कहीं पर भी पाई बॉन्ड आता है कार्बन का किसी और के साथ, दोनों सेंटर्स हैं, आप मूंद के, नो एक्सेप्शन, नथिंग। आपको लॉजिक लगाना, बॉन्ड टूटेगा, पाई ही टूटेगा, किसके पास जाएगा, सिंपल लॉजिक से आप पहुंच सकेंगे। आ गया इतना सबके पास? एक बहुत पॉपुलर केस लेते हैं जो किए बिना नहीं आता, जो इन सब कैटेगरीज में फिट नहीं होता। देखना जरा, अगर तुम लोग मेरे छोटे से टुकड़े से रीजन समझ पाओ और मेरे को दे पाओ। आइसोसाइनाइड RNC, नॉमेनक्लेचर में डील नहीं किया इसीलिए अब ले रही हूं, नॉमेनक्लेचर में आपके सामने नहीं लाई मैं। इट इज आइसोसाइनाइड। मैं लिख देती हूं, फंक्शनल ग्रुप का नाम है, IUPAC नहीं दे रही अभी, 12th में दूंगी, इसका ज्यादा हो जाएगा। मैं कहती हूं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मेरे को क्लास के एक्सप्रेशन से पता लगता है कि क्या चल रहा है। कैन एनीबडी हेल्प मी, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं बन सकता? नाइट्रोजन का पहले चेक करो, सब कुछ ऑक्यूपाइड है भाई। इसके 3 बॉन्ड तो उसका 2p फुल है, 2s का तुमने कोऑर्डिनेट बना दिया, उसका कोई गुंजाइश नहीं, 2d उसके पास होता नहीं। तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी नहीं बन सकता। आई होप अब तक तो ना एक बिना एक्सप्लेनेशन की ये बात घुट गई होगी। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकता। इसके अलावा केस ही नहीं है मेरे पास। बार बार मैं नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज लाऊंगी, इसके अलावा कोई केस ही नहीं है। ऑर्गेनिक खत्म हो जाती है सेकंड पीरियड के बाद, नेक्स्ट पीरियड तो आता ही नहीं ऑर्गेनिक में। तो मेरे पास इकलौता केस है जहां मैं बार बार पॉजिटिव चार्ज ला ला के तुमको तंग करूंगी, बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है, और बार बार आप कहोगे कितनी बार? यस, जितनी बार लगेगा करेंगे। बट अभी मैं कह रही हूं ये न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। कैसे? बॉन्डिंग सोचनी पड़ेगी। कार्बन 2s2 2p2, फिर लगता है कितने लोग अटैक करने आ रहे हैं, उस हिसाब से हम एक्साइट करवाते हैं। ऐसा ही होता है ना कुछ,
कितने लोग अटैक करने आ रहे हैं उस हिसाब से फिर हम एक्साइट करवाते हैं। यही था केमिकल बॉन्डिंग में, वीबीटी यही कह रही थी जो हमारी थ्योरी थी। अब कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनने हैं, चेक। तो 2 तो सिग्मा के लिए है ही यहाँ पर, या 1 पाई 1 सिग्मा, जो भी जैसे भी रिक्वायरमेंट है। तो फिर इसको एक्साइट तो करना ही नहीं पड़ा, यानी कार्बन के पास भी लोन पेयर मौजूद है, कार्बन के पास भी लोन पेयर मौजूद है। बट क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ? ना। कार्बन के ऑक्टेट पूरा होने में किसने रोल प्ले कर दिया? नाइट्रोजन। मेरा लोन पेयर ले लो। यानी कि यहां पे कार्बन ने किसी और का लोन पेयर लेके, मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर तक में बनवाया था तब आपको ये, बट चलो भूल गए होंगे। नाइट्रोजन का लोन पेयर लेके अपना ऑक्टेट पूरा किया, और नाइट्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा किया। कैन यू चेक कार्बन पे लोन पेयर छूट गया है कार्बन पे लोन पेयर? यस। कार्बन पे इस लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल बन पाया। दिखने में क्या था? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल तो बना नहीं, नेगेटिव चार्ज दिखाई नहीं दे रहा था मेरे को, और बन क्या गया? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि कार्बन का लोन पेयर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता है तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में कोई गलती नहीं होगी। ड्रॉ करिए अपनी कॉपी में डिटेल कि आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल बन सकता है बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं बन सकता। ना कार्बन के पास जगह है, ना नाइट्रोजन के पास जगह है, जगह ही नहीं इलेक्ट्रॉन रखने की। क्या करोगे? कैसे बुलाओगे इलेक्ट्रॉन को? तो यहां मेरा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म होता है। मैं 3-4 एग्जांपल एक साथ आपसे पूछूंगी अगली स्लाइड पे, आप बताएंगे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बोथ और नन। ठीक है? आगे सबके पास ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि कहीं नोट्स में नहीं मिलते, ये अचानक किसी क्वेश्चन में मिलते हैं। इसीलिए मैंने कहा जीओसी की ये कॉपी आपको 12th में लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी, तो कहीं किसी बुकलेट में नहीं है, फिर आप इन्हीं पीडीएफ को ढूंढते रहोगे। हो गया धैर्य नोट, लक्ष्य नोट हो गया? चारों, मैं कहती हूं चारों के चारों में दोनों सेंटर हैं, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। चेक। These 4 can behave as both. These 5 can behave as both. अच्छा लिखा हुआ है RCN, सॉरी अननेसेसरी को ले आए। ये 5 हैं कुल मिला के। इन 5 में से कितने दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल? अब आप लोगों को ये पता लग गया डिसिमिलर एटम्स के बीच अगर पाई बॉन्ड है इट कैन बिहेव एज बोथ। कोई रट्टाफिकेशन था? नहीं। मैंने ही जानबूझ के टाइम लगाया कुछ और पूछ लूं यार, नाम ही पूछ लूं। प्योर लॉजिक, सिंपल लॉजिक से चलना। इस लॉजिक से ना इधर कुछ होगा ना इधर कुछ होगा। दैट इज वाई दिस सब्जेक्ट इज इजीएस्ट। आई फील इट टू बी वेरी इजी बिकॉज इसमें कोई मेरे को ऐसे एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला, सब कुछ लॉजिक से चलेगा। लॉजिक भूल जाए वो बात अलग है। हो गया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। कैन आई क्लोज? कोई चीज खटक रही हो नए टॉपिक पे जाने से पहले? एवरीवन? हाँ, पता नहीं लोगों ने बोला करते हैं बात। हाँ जी, ये कैसे होगा? इसको नहीं समझ में आ रहा। पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूं, इस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इससे ज्यादा क्या ही बता सकती हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। पाई बॉन्ड टूटते ही दोनों सेंटर आ गए। कभी भी कंफ्यूज हो मेरे से रीजन पूछ सकते हो, टीचर की मजबूरी है बताना, तुम्हें सिर्फ सही आंसर टिक करना है, लॉजिक से होगा ही होगा, उसे ढूंढने मत बैठना। ढूंढने बैठते हैं हम, ये मैं आगे के लिए बता रही हूं। अभी तो 11th क्लास में तो खोजो, एक्सपेरिमेंट करो, बार बार रीजन पूछो, बात करो। आगे नहीं, 12th में पूछना ही बंद कर देंगे हम, बताना बंद कर देंगे। अब हो गया इस बात में कोई एक्सेप्शन जब नहीं मिलता पूरे 1.5 साल, फिर तो मान ही लोगे। बस डिसिमिलर एटम्स के बीच पाई बॉन्ड है तो वो दोनों सेंटर देगा, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है? और सिमिलर के बीच आंख बंद करके वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। मुझे नहीं मिला इस पे एक्सेप्शन आज तक, मिलेगा उस दिन 11th से ही बताना शुरू कर दूंगी। नो एक्सेप्शन। एनी स्पेशल थिंग वो मैं 11th में कवर करूंगी, 12th के लिए नहीं छोड़ूंगी। ये एक लास्ट चीज है इसमें, न्यूक्लियोफिलिसिटी। कई बार बच्चे इसको ले पाते हैं, कई बार इसको नहीं ले पाते। ये मेरे को 12th क्लास के पहले ही चैप्टर में चाहिए, ऑर्गेनिक में। फर्स्ट चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ग्रैंड है, बहुत ग्रैंड है।
तो वहां चाहिए तो थोड़ा सा अभी से पढ़ाया, ये हमेशा जीओसी में ही जाता है, +1 में ही जाता है। न्यूक्लियोफाइल सारी जनता को पता है यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियस लविंग। कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा होता है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रखे होते हैं। जो नोट करना चाह रहे हैं नोट करें, एक लॉजिक से चलते हैं, उसके बाद शायद ही तुम किसी पे क्वेश्चन करो। यहां है ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, पास्ट ईयर में काफी है, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। हमारा ये क्वेश्चन 12th के डीपीपी में मिलेगा, थोड़े बहुत मैंने इस बार भी डाल दिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब किस पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा है डोनेट करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है डोनेट करने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा न्यूक्लियस लविंग होगा। छोड़ दो पेन एक बारी, छोड़ दो, ये महंगा टॉपिक है, मेरे को अगले साल बहुत बहुत काम आएगा। जो ज्यादा स्ट्रांगली अपना नेगेटिव चार्ज किसी को देने की इच्छा रखता है या लोन पेयर किसी को देने की इच्छा रखता है, वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। आपसे एक गेस जानना है मेरे को, आपकी गट फीलिंग जाननी है। इधर इस हाथ में मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है और एक इस हाथ में न्यूक्लियोफाइल है। ये वाला न्यूक्लियोफाइल है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है ड्यू टू अ लोन पेयर। किसको बेचैनी है किसी को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, इसको या इसको? बिकॉज चार्ज इज पेन। जिस दिन तुमने ये बात मान ली ना ऑर्गेनिक में 90% बैटल ऑलरेडी वॉन। चार्ज पेन क्यों होता है मैम? ये नहीं क्यों होता है, अगली क्लास से शुरू होगा। लेकिन चार्ज इज पेन क्योंकि औकात से ज्यादा रख रखी है इलेक्ट्रॉन या औकात से कम है। तो सबसे बड़ी बात यह, जिसमें चार्ज है वो ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। जिसमें चार्ज नहीं है, सिर्फ लोन पेयर है, वो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा था भाई। दे देगा तो फायदा होगा, नहीं देगा तो एटलीस्ट उसको दर्द तो नहीं है इस बात का। दूसरी गट फीलिंग से जवाब दीजिएगा। दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर है। अब चार्ज वाली बात खत्म। यहां पर लोन पेयर एक टेबल टेनिस की बॉल पे है, यहां पर लोन पेयर, सारा केमिकल बॉन्डिंग में करा चुकी हूं, यहां पे लोन पेयर एक फुटबॉल साइज पे है। दोनों में से कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल किसी को देना है? फुटबॉल साइज। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर न्यूक्लियस से इतना दूर है, न्यूक्लियस ने उसको बांध के रखा नहीं, जा बेटा जहां मर्जी तेरे को जाना है, जिसको डोनेट होना है हो जा। लेकिन जो टेबल टेनिस की बॉल के ऊपर लोन पेयर है, उसको न्यूक्लियस से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसको रोजमर्रा की जिंदगी में मैं कैसे भी बोल दूं, असर्शन रीजन या लैंग्वेज में आएगा चार्ज डेंसिटी। इसी पे अभी 3-4 लेक्चर्स लगने, इसलिए आज नहीं छोड़ी चार्ज डेंसिटी को। आज जो आपका देसी हिसाब है, क्योंकि किसी ने नहीं पूछना, आपको पता होना चाहिए, आगे यही चलेगा। जितने छोटे पे लोन पेयर उतना डोनेशन मुश्किल। यही कह रहे हो ना आप लोग? थोड़ा सा इनमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि अभी तो गट फीलिंग पे बात आई है, लेकिन अब जरा लॉजिकल चलते हैं। गट फीलिंग पे कोशिश करिए, इनमें एक आधा चेंज आएगा, दिखेगा आपको, तब बात करेंगे। अब मेरे साथ साथ नोट करिए, इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? यानी अगर अगले साल मैं पूछूं एल्काइल हैलाइड पे एक न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना है, ये बेटर कि ये बेटर, उस वक्त मत पूछना। क्यों? बचाना अपना आधा घंटा कि नहीं हम पढ़ के आएंगे। वो मैं पहले ही बता दिया करती हूँ कि ये टॉपिक जीओसी से पढ़ के आना, कल लगेगा। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल लूंगी तो ये लूंगी, क्योंकि पता है नेगेटिव चार्ज वाला जल्दी अटैक करेगा, वो तंग है, वो स्टेबल नहीं है, फटाफट जुड़ेगा किसी से जाके। दिस इसमें अगर आपकी गट फीलिंग से, क्योंकि मैंने वो फुटबॉल और वो टेबल टेनिस बॉल वो जो बोला है वो इसी के लिए कुछ तैयार कराने की कोशिश की है। सेकेंड वाले में मेरे को न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये ट्रेंड मिला। डोंट गो ऑन साइज, थिंक समथिंग एल्स। क्यों? ऑर्डर ये क्यों है? एनी गेस? हाँ ना, तभी मैंने कहा डोंट गो ऑन साइज, क्योंकि मुझे पता था तुम एटम गिन लोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन देगा किसी को? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच के रखा है। मैंने जो टेबल टेनिस की बॉल के हिसाब से आपको बताया वो यही तो, इतना छोटे वाला ज्यादा खींच के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड जब बात होगी, सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड में आके ये देते ही नहीं अपना लोन पेयर, अपना नेगेटिव चार्ज देने की कोशिश ही नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे, नेचर है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये बड़े आराम से दे देगा। सो अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड एक ही चीज डिसाइड करती है, किसका चार्ज मोर अवेलेबल, किसका लोन पेयर मोर अवेलेबल। तो अवेलेबल इसका है
चार्ज तो सेम ही है नेगेटिव, फ्लोरीन देना ही नहीं चाह रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है, ताले में बंद कर रखा है। अंडरस्टूड? अगले वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, यहां पे भी कोई कहता है ऐसे रटता है अक्रॉस द पीरियड में लेफ्ट टू राइट ये होता है, डाउन द ग्रुप में ये होता है। भाई कहां कब, सीधे बात पे आओ ना यहां पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द ट्रेंड। तो अगर अब आप पीरियोडिसिटी की वी के जयसवाल उठाएंगे तो वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी मिल सकता है, लुईस बेसिसिटी का ऑर्डर भी 4 ऑप्शन में से मिल सकता है जो हम अभी तक छोड़ के चले थे। मुझे मेरी क्लास बताए सेकंड और थर्ड एक्सेप्टेड या मुझे डिटेल बात करनी है? एक्सेप्टेड एवरीवन। अब थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल चीजों पे चलते हैं। कौन बेटर? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी PH3। क्यों? न्यूक्लियस से दूर है, चार्ज फैला हुआ है, बस यहीं पे थोड़ा सा वो अनएक्सेप्टेबल हिस्सा शुरू है जो मैंने कहा था। पहले 2-3 तो मुझे पता है, हम ले लेंगे, राइट? अच्छा एक बार मेरे को लुईस एसिड बेस में बताओ, कुछ हुआ है ऐसा डिस्कस विच इज गुड बेस? हुआ था। एनीवेज पहले आप इसका तो छठे का तो रीजन मैं 3-4 दिन बाद बता पाऊंगी, आज तो सिर्फ आंसर बताऊंगी। पहले आप इस सारे को नोट करिए जो मैंने रोका था विद छोटा छोटा रीजन बच्चों, वो नोट करते करते शायद आपको चौथे का रीजन क्लिक करे। ये बहुत मेहनत लगी है मेरे को एक स्लाइड पे सारे पॉसिबल ट्रेंड लाने की जो तुम्हें 12th तक मिल सकते हैं। NH3 ज्यादा अच्छा बेस, तो देखो NH3 ज्यादा अच्छा है। मैं लुईस बेस में तो तुम्हें पहले ही आंसर बता दूं, NH3 इज अ गुड बेस, लेकिन मेरे को न्यूक्लियोफिलिसिटी में देखना है। NH3 डाइपोल मूवमेंट, सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए मेरे को भी बहुत दिन है, अभी महीना पड़ा है। चार्ज डेंसिटी, चलो सोचते हैं, मैं 1 मिनट में आई। देखो बच्चों, हो गया सबके पास, नोट हो गया? अब चौथा और पांचवा एक ही लॉजिक पे है। अब आप ये सोचिए, इसमें यहीं से थोड़ा था कि आपकी अनएक्सेप्टेबल चीजें शुरू होंगी। नंबर 3 तक एक बात चल रही थी जो सबकी कॉपी में आनी चाहिए, जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी रन हैंड इन हैंड, सेम चलती हैं, एक साथ चलती हैं। जिस ऑर्डर में वो डिक्रीज हो रहा है उसी ऑर्डर में वो डिक्रीज हो रहा है। रन पैरेलल कह लीजिए, रन हैंड इन हैंड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। प्रभु आप नोट कर पा रहे हैं ना? बस ठीक है। तो रन हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब भी है लोन पेयर देने की इच्छा, और बेसिसिटी का मतलब भी है लोन पेयर देने की इच्छा। तो ऐसा लगता है ये दोनों हमेशा सेम चलेंगे। यहां से मामला थोड़ा उलट पलट होना शुरू होता है, यहां से क्वेश्चन फिर पकड़ में आता है। अब ध्यान से जो आपने सोच रखा था उसको रख दो साइड पे और मेरे दोनों लॉजिक सुनो, फिर बात करते हैं। हमें ये पता है लोन पेयर दोनों में सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, फर्क सिर्फ एक चीज का है, साइज। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सब कुछ सेम है, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह जो भी हाइब्रिडाइजेशन एवरीथिंग इज सेम। फर्क किस पे है? साइज पे। और चीज क्या है? एक लोन पेयर। अगर मेरे पास एक इतने साइज पे और एक इतने साइज पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले यही फुटबॉल और टेबल टेनिस की बॉल को लेकर डिस्कस हुआ और तभी मैंने कहा बस यही कुछ चीजें बदलेंगी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, और वो ये चीज थी। अब आप सोच के देखिए, इतने बड़े साइज पर लोन पेयर बिखरा पड़ा है,
लोन पेयर घूम रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक जगह तो नहीं रुकता ना, हमें पता है उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो मूव करता रहता है, जो भी है। लोन पेयर इज डिवाइडेड, और अब जो आज से वर्ड नया शुरू होगा उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड। ऑर्गेनिक में शब्द सबसे ज्यादा अगर कोई आपसे पूछे क्या चलेगा, विच इज द मोस्ट कॉमनली सेड वर्ड इन दिस स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री इज डीलोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज होने का मतलब क्या है, पहले भी शायद कभी बात हुई, लोकलाइज और डीलोकलाइज में फर्क क्या होता है। अगर आपको कोई एक सुई लोकलाइज्ड जगह पे चुभाए तो आपको बहुत दर्द होता है, इंजेक्शन में जो होता है, जबकि प्रेशर तो कोई खास नहीं लग रहा, लेकिन आपको फील होता है पेन, बिकॉज इट इज हाईली लोकलाइज्ड। उतना ही पेन कोई पूरे हाथ से आपको लगाए तो आपको हिला भी नहीं सकता, बिकॉज दैट प्रेशर इज डीलोकलाइज्ड, फैल गया इतने बड़े एरिया में। तो इसी को हमेशा कहते हैं, एक जो फ्रेज चलता है, लेस इज पावरफुल, कम बहुत पावरफुल होता है, बिकॉज इट इज हाईली प्रिसाइज लोकलाइज्ड। और जितना बड़ा होता जाता है उतना वो चीज फैलती जाती है, डीलोकलाइज। लोन पेयर इस पूरे पे डीलोकलाइज होके कमजोर पड़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की नहीं थी कि इसको बांध के रखे, वो बात अलग है, लेकिन साइज का डिफरेंस आप जानते हैं पहले और दूसरे मेंबर में ठीक ठाक होता है। तो साइज बड़ा होने की वजह से ये लोन पेयर खो गया, इस पे खो गया तो कोई मांगने आया तो उसको दिखा ही नहीं, ये समझ लो, गया डीलोकलाइज। और ये टर्म आज से बहुत चलने वाली है, डीलोकलाइज। तो यहां पर लोन पेयर इज लॉस्ट, और बेटर वर्ड है लोन पेयर कमजोर हो जाता है डीलोकलाइज होके। जब लोन पेयर कमजोर हो गया डीलोकलाइज होके, तो फिर नाइट्रोजन अमोनिया के पास हम गए, उसका लोन पेयर छोटे से पे फैला हुआ था, इट इज एटलीस्ट लोकलाइज्ड, और वो डोनेशन के लिए अवेलेबल हो पाया, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाया, घूम गया ये, राइट। तो चलिए अब बॉन्ड तोड़ते हैं, जो लोग बेचैन थे बॉन्ड तोड़ने को। अगला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, यानी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कहां पहुंचे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर डन, आई कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। कौन अटैक कर रहा है, नाउ आई कैन टेल यू। अटैक करने वाला जो आया वो इलेक्ट्रोफाइल आया कि न्यूक्लियोफाइल आया, कोशिश हम कर सकते हैं। जब ये अटैक करने ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा, चाहे वो पाई टूटे, चाहे सिग्मा टूटे, चाहे दो बॉन्ड टूटे, चाहे जितने पाई बॉन्ड है सारे टूटे, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट बॉन्ड टूटता कैसे है अगली चीज। तोड़ता कौन है ये इस चैप्टर में नहीं, रिएजेंट तोड़ रहा है, टूटता कैसे है बस यहीं तक। टूटने के बाद इंटरमीडिएट विल बी माय लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्रोडक्ट अगले चैप्टर में, तो प्रोडक्ट पे मत आना, अगेन कह रही हूं। तो बॉन्ड टूटने के तरीके सिर्फ दो हैं, दो ही तरीकों से बॉन्ड टूटेगा, यानी नेक्स्ट बेसिक टॉपिक इज बॉन्ड फिशन। बॉन्ड टूटता कैसे है, दो ही तरीकों से टूटता है। इसको देख के कोई बता सकता है मैंने हाफ एरो क्यों बनाया है, और ये नाम क्या है, होमोलिटिक फिशन। बॉन्ड या तो होमो टूटेगा या हेट्रो टूटेगा। होमोलिटिक फिशन का क्या मतलब होगा, सेम क्या, इक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, दो, दोनों में बराबर डिवीजन हो, होमोलिटिक फिशन। फिशन मतलब ब्रेक और होमो मतलब सिमिलर। तो सिमिलर तरीके से ब्रेक हो, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका इसको लौट गया, एक इसका इसको लौट गया, टूट गए। टूटने पर बना क्या, आज तक तो देखा नहीं है, कुछ तो देखा है, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। टूटने पर क्या बना, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। अब यहां पर कैन आई सजेस्ट एक, या कैन आई से वन थिंग, दिस वाज ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन। किसी एक रिएजेंट ने इसको अटैक किया और उसकी वजह से इसका एक बॉन्ड होमोलिटिकली फिशन हुआ और उसकी वजह से इंटरमीडिएट बना, और वो इंटरमीडिएट क्या था, एक अकेला इलेक्ट्रॉन ले। मैंने इसको इंटरमीडिएट क्यों बोला, ये कोई स्टेबल चीज तो नहीं दिख रही मेरे को, 7 इलेक्ट्रॉन लेके कोई जिंदा नहीं रह सकता एक सेकंड को भी। आज तक मैं इस इंटरमीडिएट को आइसोलेट करके लैब में ला नहीं पाई, जैसे ही सोचा आइसोलेट करूं बना है, वैसे ही ये आगे चल पड़ा। ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, बीच में ऐसा कुछ होता होगा, राइट ऐसा पक्का इंटरमीडिएट बना होगा। इसके सबूत अगले चैप्टर में मिल जाएंगे कि कैसे लैब में कैसे इसको प्रूफ किया, देखा तो नहीं, इसी के सबूत के लिए अगला चैप्टर है, अगली क्लासेस हैं जो भी। सो ये इसको आज के बाद से केमिस्ट्री में बोलना है मेरे को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, राइट फ्री रेडिकल्स।
होमोलिटिक फिशन से एक ही चीज बनती है, और वो क्या बनता है? फ्री रेडिकल। क्या मेरे को कोई बता सकता है फ्री रेडिकल में इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल मिला के? 7। ऑक्टेट पूरा नहीं है। जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है वो चीज कार्बन की पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये क्या बना? इंटरमीडिएट। इसके बाद इसका क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन। प्रोडक्ट कैसे बनेगा? हाइड्रोकार्बन। हमें सिर्फ अभी इंटरमीडिएट तक पहुंचना है इस चैप्टर में। अगर फिशन होता हेट्रोलिटिक, चेक करना, हेट्रोलिटिक का मतलब क्या है? किसी एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएं, बराबर बंटवारा ना होना, और किसी एक से उसका भी छीन लिया जाए, तो उसकी वजह से क्या बनेंगे? कैटायन और एनायन। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है उसको 2 नाम दिए जाते हैं। क्लासिकल पुराना नाम है कार्बोनियम आयन। ईएम जो है वो पॉजिटिव का सफिक्स है पूरी केमिस्ट्री में, बहुत देखेंगे ईएम, राइट। जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं ना, NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड। NH4 पॉजिटिव है इसीलिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का अमोनियम किया, पॉजिटिव चार्ज जहां भी मिलने वाला है ईएम आ जाता है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन ईएम आयन, या इसको मोर फेमसली कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के लिए एक शब्द दिया जाता है जब हम कोई केमिस्ट्री रिलेटेड मैगजीन्स पढ़ते हैं और कार्बोकैटायन पे डिस्कशन होता है, उसमें जब आर्टिकल होता है पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक शब्द दिया गया है, एंटी फेमिनिस्ट वर्ड है, हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। हम कहते हैं हीरोइन क्यों नहीं बोला है, राइट। सो इट इज हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाई आई शुड नेम इट हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्यों? जैसे हम किसी स्टोरी, किसी मूवी के बारे में बात करते हैं तो इट इज always around the hero. Full organic chemistry is around the carbocation. अगर मेरे पास 500 रिएक्शन है पूरे 2 साल में, उसमें से 490 कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के हैं, 3 फ्री रेडिकल के हैं, बाकी बचे हुए कार्बोनियम आयन के, कार्बन एनायन के हैं। तो अगर 500 में से 490 रिएक्शन में कार्बोकैटायन है, कार्बोनियम आयन है, तो जस्टिफाइड है इसको हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलना। तो अगर हेट्रोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन दिखा दूं तो समझ आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस पे अभी अकेले इस पे कोई क्वेश्चन पूछना बने बहुत ज्यादा इजी, कोई और तो मैं बना ही नहीं सकती। आपसे ये पूछा जा सकता है जी यहां पर ये 2 चीजें बन रही हैं, और यहां पर 3 कार्बन का कंपाउंड दे दिया, एरो से शो करो किस तरह की फिशन हो रखा होगा। शो फ्रॉम एरो व्हाट काइंड ऑफ फिशन इट मस्ट बी हैविंग। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में 5 पार्ट्स हैं इसके। पहले ही देख के कैटायन एनायन का मतलब क्या है? हेट्रोलिटिक। और एरो क्या दिखाना पड़ेगा? फुल। और अगर मैंने यहां 2 रेडिकल बना रखे होते तो एरो क्या दिखाना पड़ता? आधे आधे 2 और एक एक डॉट। सो ये हुआ फिशन। बॉन्ड अगर टूटेगा, कोई तीसरा तरीका नहीं है, बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। अगेन लॉजिकल आ गया। बस अब हम हर रिएक्शन में बताएंगे इसमें होमोलिटिक होता है, इसमें हेट्रोलिटिक होता है। कौन डिसाइड करता है होमो होगा कि हेट्रो? रिएजेंट और उसकी कंडीशंस, राइट। रिएक्शन की कंडीशंस और रिएजेंट ने डिसाइड करना है। यहां पे बैठा कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि हम ना हेट्रो कर लेते हैं, नहीं, अगले चैप्टर में इसका होमो कराऊंगी। अब फिर आप फैलते हो Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एरो इस पे जाना चाहिए था। यस, मैंने साथ में जो सनलाइट दे दी उसने मामला बदल दिया। सनलाइट का हुक्म होता है होमो जाओ जी, हेट्रो नहीं जाना, होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, पड़े रहने दो उसको। सनलाइट ने आते ही डिसाइड क्या कर दिया? फिशन हैज टू बी होमोलिटिक। तो कौन डिसाइड करता है होमो या हेट्रो? रिएक्शन कंडीशंस और रिएजेंट, ना कि ये बॉन्ड हमने पहले बंटवारा कर रखा था, नहीं, अब कुछ और है। आपने जो कर रखा था, ये हम डिसाइड करेंगे रिएक्शन कंडीशंस की क्या होना चाहिए। अंडरस्टूड? होमो हेट्रो, जो थोड़ी बहुत उसके आसपास की क्यूरियोसिटी होती है वो मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी कि हु विल डिसाइड। तो होमो हेट्रो फिशन आएगा आज के बाद, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे टर्म को। चलिए ये भी टॉपिक खत्म। मैंने आपसे अब पूछना है नोट करना होमो की हेट्रो। हाँ जी, कुछ आया किसी से? किससे आया ये? गुरसेहज कुछ कह रहे हो? गुरसेहज नोट मैम, पिछली स्लाइड का ना नोट करना था। नोट करना था, अच्छा अच्छा, लो जी लो। हेट्रो और होमो,
जी हो गया गुरसहेज नोट? यस बातचीत नहीं बच्चों, बात नहीं बिल्कुल। अब आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्कूल बेस्ड है, ये बड़ी बेसिक टॉपिक है, इस पे कभी जेई नीट में अकेला क्वेश्चन नहीं आता। आइडेंटिफाई कौन सा बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, बस होमो, हेट्रो, व्हाटएवर, आपसे अगर चॉइस मांगी जाए। रिएजेंट की हेल्प से तो कुछ और कहानी होती है, लेकिन आपसे सिस्टमैटिकली लॉजिकली पूछा जाए तो सबसे पहला बॉन्ड हेट्रो, क्योंकि सल्फर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली क्लीव होना चाहिए। यहां पे ये ऑरेंज वाला बॉन्ड होमो, क्योंकि दोनों कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, sp की। तो अगर कोई मेरे से पूछे, मुझे नहीं पता कंडीशंस क्या है, वो बात की बात है, इसलिए उसके ऊपर बेस्ड होकर मैं आंसर दे ही नहीं सकती। इसका सर्टेनली क्या होगा, दोनों कार्बन सेम नहीं थे, एक ट्रिपली बॉन्डेड था, एक सारी तरह से सिंगली बॉन्डेड था। sp3 और sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, sp की। तो इसमें भी हेट्रो होना चाहिए। यहां पर कॉपर है, ये कार्बन नहीं है, Cu। मेटल पे कभी नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं, मेटल पे फिक्स्ड है पॉजिटिव चार्ज। अगेन हेट्रो। होमो तो तब जब एक एक बराबर बंटवारा हो। मैंने बाई चांस तीनों वो केसेस दे दिए जो हमें बहुत आगे जाके हेट्रो में लेके आने होंगे, लाए जा सकते हैं। तो जस्ट फिशन को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स चाहिए थे, तो मैंने उठा लिए 12th की केमिस्ट्री से, जो जो मेरे को इस्तेमाल करने लगेंगे। क्लियर हो गया सबको कि हेट्रो कैसे डिसाइड करते हैं। होमो आप डिसाइड नहीं कर सकते, होमो बताएगी सनलाइट है या पेरोक्साइड है या ये है, होमो के लिए कोई और आता है, हेट्रो अपने आप हो जाता है। तो किसी को भी मेरे को होमो करना तो मेरे को कुछ सामान साथ लाना पड़ता है, वो अगले चैप्टर में लेके आएंगे, अभी नहीं। अगला टॉपिक, कुल मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने रिएक्शंस की कैटेगरीज हैं, रिएक्शन की कैटेगरीज क्या हैं और सब कैटेगरीज क्या हैं। तो आप इसको नोट करना चाहें तो कर लें, नोट ना भी करना चाहें, क्योंकि ये एक पूरा आउटलाइन दे रहे हैं आपको। 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। आप, हाँ जी, आपको क्लास 10th में एडिशन रिएक्शन ये दिया गया है, मैं जस्ट दिखा दूं। और कुछ कैटलिस्ट भी दिए होंगे, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल वगैरह वगैरह कुछ लिख के। ये रिएक्शन कहलाता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है, जब 2 स्पीशीज ऐड होके एक नई चीज बना रहे हैं, उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ऐसा 10वीं कक्षा में बताया गया है, वैसे ऐसा है नहीं, अगले चैप्टर में ढंग से बताऊंगी एडिशन क्या है। कि पाई बॉन्ड टूटे, उसकी जगह 2 सिग्मा बॉन्ड बने, ये होनी चाहिए ट्रू एडिशन की डेफिनेशन, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हो, ये होता है एडिशन। लेकिन मेरे को 10th क्लास का एडिशन नहीं देना था, मेरे को 12th क्लास का एडिशन देना था, इसलिए मैंने एडिशन दिया। चेक, क्या ये एडिशन है या मैंने गलत एग्जाम्पल दिया, चेक। देखो कौन पकड़ पाता है बात को कि क्या ऐड हो रहा है और कैसे ऐड हो रहा है। H2 ऐड करना बड़ा आसान है, HCN कैसे ऐड हो रहा है देखिए। पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा, टूट के किस पे गया, O पे। एक O की वैलेंसी खराब कर दी तुमने, एक C की वैलेंसी खराब कर दी। तो जब C की वैलेंसी खराब हुई तो C पे कौन आके जुड़ गया, CN। O पे कौन आके जुड़ गया, H। यस, इट इज एडिशन। क्लास 12th के कीटोन चैप्टर का क्वेश्चन है ये रिएक्शन। तभी तो टूट रहा है, क्योंकि पोलर है। नहीं मतलब इस बॉन्ड का तो पहले ही बंटवारा हो चुका है कि अगर टूटेगा तो मैंने लेना है, और ये कौन आ गया, रिएजेंट अटैक करेगा। इससे ज्यादा की केमिस्ट्री नहीं था, सबकी 12th क्लास है। यही क्यों गया वो, क्योंकि यही 12th क्लास है। अभी तो मुझे सिर्फ ये देखना है आप ये समझ पाओ एडिशन रिएक्शन मतलब 2 का 1 हो रहा है, बस। इससे ऊपर मैं भी बॉन्ड बनना और वो सब बता ही नहीं सकती, 12th क्लास तो अभी नहीं पढ़ सकते। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, बड़ा सुना होगा, सब्स्टिट्यूशन पीरियड लग गया आज, फला फला टीचर है नहीं। क्या मतलब है, देखो एक की जगह दूसरा आ गया, तो यहां पर Cl की जगह कौन आ गया, अल्कोहल। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर 12th का, एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल कैसे बनाएं, Cl हटा के OH लगा दो। बट उसके लिए लैब में जाना पड़ेगा, क्या दे सकते हो कि Cl ही हटे, कुछ और ना हट जाए, OH ही लगे, कुछ और ना लग जाए। ये है क्लास 12th। तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आ गया एवरीवन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
मैं थोड़ा सा भी एक बात देनी चाहूंगी जो आपकी एनसीईआरटी देती है दोबारा से। CH3 CH2 R की जगह सिर्फ कुछ लिख रही हूं। एवरीवन लुक हियर एंड आंसर। यहां पर मैंने OH नेगेटिव दिया है। जितना अब तक पढ़ा है जरा उसकी बात करते हैं। इस रिएक्शन को कौन सा रिएजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। तो ये रहेगा ना, मैं क्यों पढ़ा दिया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो करता है उसके नाम पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर अभी मैं तुमको एक ऐसा रिएक्शन दे दूं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वो भी दे रही हूं यहां पे, ताकि आपको दोनों तरह के रिएक्शंस का पता रहे। बेंजीन के एक H को Cl पॉजिटिव आएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा। ये अगले चैप्टर के रिएक्शंस हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन है, H की जगह Cl लग रहा है बच्चों, और कर कौन रहा है, रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए इसको क्या नाम दूंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको नाम दूंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दोनों जरा रिएक्शन संभालिए, मैं 1 मिनट में आई। हेलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन स्टार्ट कर रहा है? तो आप समझ रहे हैं रिएजेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिएजेंट ने डिसाइड करना है उसका पूरा नाम। इसके बाद ऐसा ही वैसे एडिशन में भी होता है, ठीक है, और इसी साल अगले ही चैप्टर में आ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो स्टार्ट करता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन स्टार्ट कर रहा है उसके बेसिस पे उसका नाम होता है। लास्ट एलिमिनेशन। देखना एलिमिनेशन क्या लग रहा है तुमको डेफिनेशन वाइज। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, डेफिनेशन वाइज क्या लग रहा है? क्या क्या निकला यही बता दो। एक तो Cl निकला है और एक पक्का पड़ोसी का H निकला है। चेक कर लो, यहां पर Cl और यहां पर H दोनों निकल के दोनों एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट होने के बाद क्या हुआ होगा, एक इसकी वैलेंसी खराब कर गए तुम, एक इसकी वैलेंसी खराब करके दोनों निकल गए। तो ये दोनों क्या करेंगे, हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ऑक्टेट ही तो पूरा करना है। एलिमिनेशन का मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल में से एक छोटा मॉलिक्यूल निकल जाए, उसको कहते हैं एलिमिनेशन। जब जब एलिमिनेशन होगा तब तब एल्कीन बनेगा, मजबूरी है। जब जब एलिमिनेशन होगा तब तब एल्कीन बनेगा, ये मजबूरी है। और किसी को ये बात समझ ना आ रही तो अगला चैप्टर इसी पे है पूरा, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, बेंजीन। जितने रिएक्शन दिखाने की कोशिश करी सारे अगले चैप्टर की झलक है जी। ओ अच्छा, माय बैड। ALC मतलब एल्कोहल, बट जल्दी आ गया ये, तो अगले चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म आएगी एल्कोहलिक KOH। इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट चैप्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कोहलिक KOH, बट रिएक्शन लाना था इसलिए ले आया, ठीक है। तो ALC अगर कहीं मैं लिखूं तो, और बुक्स में कॉमनली ALC मिलेगा, बट अगले चैप्टर में आएगा। तो रिएक्शन लाने थे तो मजबूरी थी, कुछ तो लिखना था। सो मुद्दे पे आइए। एलिमिनेशन होगा तो हमेशा क्या आएगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनेगा ही बनेगा। तुम 2 एटम निकाल के बाहर कर रहे हो, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर रहे हो, तो वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, जुड़ के एक बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा नया, और जो नया बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, कितने टूट रहे हैं इसमें बॉन्ड, कौन से? दोनों सिग्मा, और बन क्या रहा है? तो इसमें मेरा खर्चा ज्यादा होगा कि मेरा फायदा होगा? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तोड़ रहे हो सिग्मा
400 किलो कैलोरी, और बन रहा है पाई 100 किलो कैलोरी। तो इस रिएक्शन में मेरा खर्चा होगा। तो मैं कह सकती हूँ, मेरे बच्चे बता सकते हैं कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए। चलिए ये सब बाकी आगे बात, वो उसका ही ख्याल ये रखता है, उस खर्चे का ये उसी का ख्याल रखता है कि तोड़ना भी है और बनाना भी है। ठीक है, चलिए ये तो हुए कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन। आपका ये चैप्टर जो जीओसी पार्ट 1 है, उसके डिवीजन बता दूं कहां पहुंच गए हम, क्या क्या करना था। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी थी, यहां पर बस गाना गाने की जरूरत नहीं, मुंह बंद रखो, वो बेटर है। नॉमेनक्लेचर। फिर हमने बात करी आज बॉन्ड, फिशन, और एक बात हो गई रिएजेंट्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये तो बिट्स एंड पीसेस के कहीं भी सेट कर दो टॉपिक्स। मेजरली ये 3 टॉपिक्स आज मेरे हुए। इसके बाद आता है मेरे पास इफेक्ट्स, उसके बाद आएगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, देन आएगा आइसोमेरिज्म। इफ आई काउंट टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, मोर और लेस 13 और 12 लेक्चर्स इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर। मैं इस हिस्से को करा चुकी हूं। आज मैं इफेक्ट्स का बेसिक शुरू कर रही हूं। इफेक्ट्स कराने में मेरे को सबसे बड़ा हिस्सा यही है। इफेक्ट्स हो गया तो साथ साथ ये भी होगा। आइसोमेरिज्म अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसके 2 लेक्चर लगते हैं। बाकी बचे हुए जितने भी लेक्चर हैं, आपकी स्पीड और आपके काम पे डिपेंड करेगा, ये दोनों साथ चलते हैं। तो आई एम लेफ्ट विद ओनली दीज 3 टॉपिक्स। और अभी आपको कितनी डीपीपी मिल चुकी है? नंबर 4। कुल मिला के मिलनी है 8। 4 और बची हैं, बड़ी मतलब फुल बची हैं। ये 3 चीजें हैं। आज मैंने बड़ी मुश्किल डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि क्या टॉपिक लूं। आज बहुत बेसिक सा इफेक्ट लेके अगली क्लास, क्योंकि वी एंटिसिपेटेड बहुत लोग एब्सेंट होंगे स्कूल एग्जाम्स के चक्कर में, या बहुत लोग आए भी हैं तो फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री कोई ना कोई स्कूल एग्जाम्स में है। मंडे ऑनवर्ड्स आई डोंट केयर, मैं नहीं परवाह करूंगी किसी के स्कूल एग्जाम में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे मोटा हिस्सा शुरू करूंगी इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा बड़ा हाथी इफेक्ट्स या आइसोमेरिज्म। डिपेंड करेगा आज की क्लास कहां एंड होती है। आइसोमेरिज्म बिग डील, बिग डील, जिसपे पूरा एक क्वेश्चन आता है जेई में। इफेक्ट्स एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इस पे भी आता है। जीओसी से जेई में 2 या 3 क्वेश्चन पकड़े जाते हैं। ये इतना बड़ा चैप्टर है। तो अब का पूरा चैप्टर, एक क्लास भी आपकी डिस्कनेक्टेड हुई, आप एब्सेंट हुए, अभी तो पीसेस में आ रहे हैं टॉपिक्स, एक खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा, अब कोई खत्म नहीं होगा, अब चलेगा। एक क्लास भी बीच में मिस हुई तो अगली क्लास आप नहीं लगा सकते अनलेस आपने रिकॉर्डेड लेक्चर और नोट्स किया हो। कार्बोकेटाइन पे 2 लेक्चर चाहिए मेरे को, हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरमीडिएट, 2 लेक्चर तो सिर्फ कार्बोकेटाइन पे चाहिए मेरे को। इफेक्ट्स तो भूल जाओ अभी क्या है। सो इस हिसाब से मेरे को चलना पड़ेगा। आप लोग अब कॉन्टिन्यूएशन समझ पाए, मकसद समझ पाए कि क्या करना है। तो अब मैं किस पे शुरू हो रही हूं? इफेक्ट्स पे, यानी मेरा नेक्स्ट 50% ऑफ चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। इफेक्ट्स का मतलब क्या है, हेडिंग क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। यहां से जीओसी का लेवल अलग शुरू हो जाएगा। अगर किसी को पिछला आता है तभी वो यहां पकड़ पाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करती हूं तो इस शब्द से क्या निकालते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से इस शब्द से कोई मतलब निकालना चाहे तो क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट या खिसकने से या इधर उधर होने से जो भी होता है उसको बोलते हैं इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट होने वाले इफेक्ट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ओनली इन दिस सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होने वाले इफेक्ट्स? सबसे पहला और सबसे आसान लेते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको पढ़ा चुकी हूं, बस नाम नहीं दिया था, ये आप पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम सिंबल देंगे आज के बाद तो कैपिटल ई देंगे। ये इफेक्ट क्या होता है और कहां मिलता है? ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने बॉटल में बंद कर रखा है, उसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे ही रिएजेंट इसको अटैक करता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उसकी तैयारी में इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को, उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, उस चेंज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या चेंज होते हैं भाई? बॉन्ड बनाना हर एक को पसंद है। तो यहां पर पाई बॉन्ड देख रहे हैं सारे,
अगर ये एल्कीन मैंने ऐसे ही बॉटल में रखा हुआ होता, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, पड़ा रहता। इसके सामने मैंने कैप खोली और एक इलेक्ट्रोफाइल लाके दे दिया। क्यों भाई इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों दिया? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अगर मैं इसको न्यूक्लियोफाइल देती तो क्या होता? कुछ नहीं, नो रिएक्शन एट ऑल। कल को करामत देना अगले साल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसको। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो रिएजेंट है। ओ भाई रिएजेंट तो है, बट सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है उसको नहीं। दो न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव। तो ये लॉजिक अब लगने हैं। ये बोलने के लिए मुझे आपको रिएजेंट्स पढ़ाना पड़ गया कि इसके ऊपर आप अगर कुछ ला सकते हो तो एक ही चीज ला सकते हो, वो है इलेक्ट्रोफाइल। फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले आओ चलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को देखते ये क्या करेगा? जिसके लिए इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल चार्ज है, उसको तो अपना पेन दूर करना है। वो तो आके जगह मांगेगा, दो जी बॉन्ड तोड़ो, तो ये अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा। बॉन्ड कैसे टूटेगा? हेट्रो। क्यों हेट्रो टूटेगा? भाई इलेक्ट्रोफाइल आया है और यहां पर मुझे पता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, किसी एक पे जाना चाहिए। अब किस एक पे जाएगा, कैसे जाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन टूटा बॉन्ड, टूट के क्या हुआ? जिस पे बॉन्ड टूट के गया उस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जिससे गया उस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहां छोटा छोटा पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिखाने के लिए बना देता हूं। थोड़ी देर क्रॉस क्वेश्चन मत करना, एक फ्लो में होने देना। मैंने छोटा छोटा सा साइज आपको आपके सामने चार्ज बना दिया। नेगेटिव, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रोफाइल के लिए जगह तो उसी ने बनाई। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए था? नेगेटिव। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। इस इलेक्ट्रोफाइल को एकोमोडेट करने के लिए पाई बॉन्ड टूटा। ये जो एरो है ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये है इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इफेक्ट हुआ ना इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन कहीं और जगह बदली, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर को चेंज किया। यस, इस पे जाके कौन लग गया? इस वाले पे, इलेक्ट्रोफाइल। इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि टेम्परेरी है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम रिएजेंट ही होगा। चेक। कोई डाउट? कैसे होता? इसको नेगेटिव पूरा बॉन्ड चाहिए था इसको। वही मैंने कहा रिएजेंट डिसाइड करेगा होमो की हेट्रो, ये खुद नहीं डिसाइड कर सकते थे। इस रिएजेंट ने कहा भाई चाहिए तो पूरा बॉन्ड तोड़ो। दोनों ने सोचा क्यों तोड़े? कोई जवाब दोगे? क्यों तोड़ा इन्होंने बॉन्ड? क्या मिल रहा था? लालच। एक कमजोर बॉन्ड टूट के दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का चांस है, क्यों ना तोड़े? एक ले पाई बॉन्ड तो है ही टूटने के लिए, तो पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन को लालच है कि भाई एक सिग्मा आ रहा है, एक पाई से एक सिग्मा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, चलो जी नेचर में फेवरेबल है, एनर्जी रिलीज होगी। हालांकि अभी क्या बन गया ये इसको क्या बोला है थोड़ी देर पहले? कार्बोकेटायन। ये चैप्टर कार्बोकेटायन बनने, इंटरमीडिएट बनने तक ही है। उसके बाद की क्यूरियोसिटी मन हुआ आपके क्लियर कर दूंगी, आपके हालात हुए तो क्लियर कर दूंगी, वरना आई एम नॉट बाउंड टू। कार्बोनियम आयन बन गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, हाँ या ना? कैसे समझ आया? तो रिएजेंट ने, अब मैं पूछ सकती हूँ बेटा हेट्रो हुआ कि होमो? दिखाने के बाद तो पूछ सकती हूँ हेट्रो हुआ कि होमो हुआ। अभी तो आप अपने आप बताने लायक नहीं हो और थोड़ी देर में हो जाओगे। तो इसमें हेट्रोलिटिक फिशन हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ रिएजेंट को देख के हुआ, अपने आप नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा यहां ये ई क्यों लिखा? अच्छा सॉरी बाद में बात करूंगी क्यों लिखा है। नीचे वाला देखना, ये क्या है? सबको याद है दो डिसिमिलर के बीच में दोनों सेंटर हैं। अगर दो डिसिमिलर के बीच में पाई बॉन्ड बनता है तो दोनों सेंटर होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अगर अब आप न्यूक्लियोफाइल भेजते तो किस पे जाके लगता? सही जगह लगाया मैंने? पहले ही बंटवारा हो रखा था। प्रॉब्लम तो थी जहां बंटवारा नहीं हो रखा था वहां इसने डिसाइड किया, अदरवाइज तो पहले ही बंटवारा हुआ पड़ा था, आप कुछ कर ही नहीं सकते। भाई कोई आया ना तो हम ऐसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाएंगे। हम क्या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाएंगे? हम पूरा पेयर तेरे पास भेज देंगे, न्यूक्लियोफाइल को मैं अकोमोडेट कर लूंगा। दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आप देखिए दो तरह के ऑब्जर्वेशन थे, अगर सभी लोग यहां देख सकें। एक ऐसी जगह पे ई लग रहा था जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा था, एक ऐसी जगह पर
रिएजेंट, ई नहीं बोलना चाहिए था, रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट उसी कार्बन पे जुड़ा जिस कार्बन पे बॉन्ड टूट के आया, और अटैकिंग एजेंट उस कार्बन पे जुड़ा जिस पे बॉन्ड टूट के आया नहीं, जिससे तोड़ा गया। चेक, सही बोल रही? दो कैटेगरी हो गई। उसी पर रिएजेंट का जाना जिस पे बॉन्ड जा रहा था, उसी कार्बन पर रिएजेंट का जाना जिस पे बॉन्ड जा रहा था, उसको बोला गया प्लस ई इफेक्ट। और उस कार्बन पे रिएजेंट का जाना जिससे बॉन्ड छीना जा रहा था, उसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। और मैं अपने पर्सनल उसके लिए क्या डेफिनेशन रखती हूं कि क्या ही बदतमीजी है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो माइनस ई है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो प्लस ई है। ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसी पे जाएगा ना जिस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज किस पे क्रिएट हो रहा है? जिससे पाई बॉन्ड तोड़ा जा रहा है, छीना जा रहा है। सो आप इसको अगर स्कूल में आया तो आपको वो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जो मैंने पहले बोली कि इफ reagent is attacking on same carbon on which electron pair is being shifted, it is called as plus E effect. And if reagent is attacking on the carbon on which from which electron pair is taken, that is called as minus E effect. तो प्लस ई और माइनस ई। और वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी याददाश्त लिए रख लो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा? माइनस ई। इलेक्ट्रोफाइल ई का पॉजिटिव, इधर प्लस ई। तो ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसमें टोटल ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 एटम होता है। चेक करिए कहीं मेरी स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ ना आई हो या आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा हो।